हेलो हेलो हेलो। क्या हाल चाल है? हम्म। इसके पहले जितनी बात बताई थी क्लियर है? क्लियर है, बहुत बढ़िया। एक हेडिंग बनाइए, छायावाद में राष्ट्रीय चेतना। छायावाद में राष्ट्रीय चेतना। छायावाद में आखिर कैसे राष्ट्रीय चेतना है और आरोप क्या लगता है? छायावाद में कैसे राष्ट्रीय चेतना है, आरोप क्या लगता है? छायावाद में राष्ट्रीय चेतना। ये दिख रहा है? ये कलर दिख रहा है? तो ये वाला कलर ठीक है? ठीक। अब छायावाद में राष्ट्रीय चेतना का प्रश्न क्या है? ये राष्ट्रीय चेतना होती क्या है? जब आप अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम से भर जाते हैं और राष्ट्र को आगे लेकर चलने का प्रयास करते हैं, तो ऐसी चेतना को राष्ट्रीय चेतना कहा जाता है। मतलब आपके अंदर चेत आ जाए। चेत मतलब क्या होता है? जागना। लोग कहते हैं अभी भी चेत जाओ, अभी भी समय है, चेत जाओ। वैसे ही राष्ट्र के प्रति जब चेतना की बात होगी तो छायावाद का जो समय है वो 1918 से 36 का है, और इसे कैसे हम एक राष्ट्रीय चेतना वाला काल मान सकते हैं? बहुत सारे आलोचक ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि इसमें राष्ट्रीय चेतना नहीं दिखती है ना। आलोचना भी होगी, क्योंकि जब कोई आंदोलन आता है तो उसके बारे में पक्ष और विपक्ष दोनों विचारधाराएं रहती हैं। ठीक है, तो छायावाद को लेकर भी कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ राष्ट्रीय चेतना हमें नहीं दिखाई देती। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ऊपरी स्तर पे देखते हैं। क्यों कहते हैं? आरोप क्या है? आरोप नंबर 1 कि यहां राष्ट्रीय चेतना नहीं दिखती। राष्ट्रीय चेतना नहीं दिखती क्योंकि स्थूल रूप में जब हम देखते हैं तो ऐसा ही समझ में आता है। ऐसा ही समझ में आता है। जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते हैं तो लोमड़ी कहती है अंगूर खट्टे हैं। नहीं, कहावत भी है, अंगूर तोड़ नहीं पाए तो अंगूर खट्टा है, खा लेते तो पता चल जाता। नहीं दिख रहा, तब कौन सा कलर? ये ठीक है, ये दिख रहा है। तो बैकग्राउंड का कलर अब बहुत ज्यादा लाइट है। अब ठीक है, सबसे बढ़िया। ठीक, कलर ये की रेड, कलर ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। इसका मतलब क्या है? जो पहला आरोप है कि छायावाद एक राष्ट्रीय चेतना से युक्त काल है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। छायावाद एक राष्ट्रीय चेतना से युक्त है, राष्ट्रीय चेतना से युक्त है या नहीं? है या नहीं, प्रश्न ये है। आई बात समझ में? आरोप कि राष्ट्रीय चेतना नहीं दिखती। दूसरा आरोप
स्थूल रूप से जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा दिखता भी नहीं। स्थूल का मतलब क्या है कि जब हम ऊपरी आवरण पे देखते हैं, मतलब जब हम यहां से देखते हैं छायावाद को, तो हमें दिखता है कि यार यहाँ तो केवल रहस्य है, यहाँ केवल प्रेम है, यहाँ केवल प्रकृति वर्णन है। तो राष्ट्र प्रेम कहाँ है? राष्ट्र प्रेम कहाँ है? राष्ट्र प्रेम तो है ही नहीं, क्योंकि ये स्थूल रूप से हम देख रहे हैं। स्थूल मतलब क्या होता है? मोटे तौर पर, मोटे तौर पर स्थूल रूप से। और सूक्ष्म रूप का मतलब होता है कि जब हम इसके अंदर भीतर उतर के देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि हाँ राष्ट्रीय चेतना है। क्या बात समझ में आई? स्थूल का मतलब क्या होता है? बाहरी तौर पर। और अगर हम सूक्ष्म की बात कर रहे हैं तो अंदरूनी तौर पर इसमें क्या है या नहीं है। अब हमें देखने का नजरिया, इसीलिए कहते हैं कि कुछ चीजें तुरंत देख के आकलन मत किया करो। कुछ चीजें दिख कुछ और हो रही होती हैं लेकिन अंदर से कुछ और होती हैं। छायावाद ये भी बताता है, कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत अच्छा नहीं दिखता, क्योंकि जो अच्छा दिखाता है वो अच्छा होता नहीं, क्योंकि दिखाने में बहुत कुछ बदल जाता है। और जब आप उसके साथ थोड़ा समय बिताएंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है, कि माहे जमजम का पानी है कि गंगा जल है। क्योंकि पानी और गंगा जल में बड़ा बहुत अलगाव नहीं है। पानी भी वैसा ही होता है, गंगा जल भी वैसा होता है। और गंगा जल पूजा के लिए जाता है और जो पानी है उसको लोग पी जाते हैं। तो छायावाद के साथ यही बात है कि छायावाद को लेकर आरोप ये लगा है, जिसको जो आराम से ऊपर से देखता है उसको दिखता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और यहाँ अपने समय का ना तो यहाँ पे सांस्कृतिक बोध है और ना ही राष्ट्रीय बोध है। यहाँ पर अपने समय का ना तो सांस्कृतिक बोध है, ना तो यहाँ सांस्कृतिक बोध है, ना सांस्कृतिक बोध है और ना ही राष्ट्रीय बोध है। ये भी आरोप है। ना ही सांस्कृतिक बोध है और ना ही राष्ट्रीय बोध है। लेकिन क्या इन आरोपों को मान ले? प्रश्न ये, अगर मान ले तो काम खत्म हो जाएगा छायावाद का। और आप मान भी नहीं सकते, क्योंकि जब आप गहराई में उतरते हैं तब आपको पता चलता है कि वास्तव में क्या है मामला। अगर हम देखें तो जब हम इसका विश्लेषण करते हैं, जब गहराई पे उतरते हैं, तो हमें पता चलता है कि यह काव्य अपने सांस्कृतिक और राष्ट्रीय संदर्भों से जुड़ता है। जो छायावादी काल है ये अपने आप को भारत की सांस्कृतिक परंपराओं से भी जोड़ता है, अतीत से जोड़ता है। इसके अलावा अपने आप को राष्ट्रीय गौरव से भी जोड़ता है। जैसे राम की शक्ति पूजा 1936 में लिखा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। उस समय लिखा जब महात्मा गांधी की अहिंसा की रणनीति फेल कर चुकी थी। इसलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा कि भाई शक्ति की करो मौलिक कल्पना, अब लड़ना होगा। इसीलिए गांधी जी 42 में बोलते हैं करो या मरो। इसीलिए छायावाद शक्ति काव्य है, कोई मरा हुआ काल नहीं है। अगर आप ये समझे कि यहां आरोप तो लगा दिया गया कि महादेवी तो कह रही है कि चलो मेरे प्रियतम को बात, अरे महादेवी एक अकेली नहीं है ना, और भी लोग हैं। और महादेवी में भी है कि तुम जागो, तुम्हें बहुत दूर जाना है, आगे का रास्ता बहुत लंबा है। फूलों पर चलने से पहले कांटों पर चलना होगा। कांटों पे जो नहीं चलेगा वो बाद में फूलों पे तो वही चलता है जिसने पहले कांटों पे चला है। बुद्ध पहले कांटों पर चले जंगल में, बाद में फूलों की वर्षा होने लगी। और जब पहले फूलों की वर्षा कराता है उसके ऊपर बाद में पत्थर पड़ते। समय है, समय घूम के वापस रिटर्न वहीं खड़ा होता है। हाँ बिल्कुल। इसलिए समझने की जरूरत यह है कि हम इसको इस तरीके से समझें
जब हम सूक्ष्म आधार पर देखते हैं, अंदरूनी आधार से देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि छायावादी काल एक राष्ट्रीय और सांस्कृतिक बोध से भरा हुआ काल है। ठीक है, कैसे? कुछ जो रचनाएं होती हैं जहां पर हर घटना को, जैसे इतिहास की कोई घटना है तो साहित्य समाज का दर्पण है, तो कुछ लेखक ऐसे होते हैं जो हर घटना को अपनी कविताओं में स्थान दे देते हैं। वो बेसिकली एक मोटा मोटा अध्ययन उनका होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा, आप यहाँ से जा रहे थे, आपने कुछ देख लिया रास्ते में, तो आपने लिखा कि मैं जा रहा था जो दिल्ली के पथ पर, मैंने देखा ऐसा, मैंने देखा ऐसा। ये वर्णन हो गया स्थूल वर्णन, है ना? ये वर्णन हो गया स्थूल, आपने देखा, लिख दिया। लेकिन छायावादी कवि ऐसे नहीं है, वो हृदय की गहराइयों से लिखते हैं, और उनको समझने वाला भी हृदय की गहराइयों वाला ही व्यक्ति हो सकता। इसीलिए आचार्य शुक्ल समझ नहीं पाए, क्योंकि वो बाहरी आधार पर ही चीजों को देखते हैं। छायावादी कवि ये कहते हैं कि महिला सुंदर है या पुरुष सुंदर है, उससे मतलब ये है कि वो अंदर से भी सुंदर होना चाहिए। बाहरी सुंदरता तो है, लेकिन अंदर से अगर सुंदरता नहीं है तो फिर कोई लेना देना नहीं है उसका। इसलिए हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि छायावादी कवियों का मूल्य क्या है। इनका मूल्य है आंतरिक सुंदरता। अगर आप देखेंगे कि ये जो कविताएं हैं, ये रोज की घटनाओं को नहीं लिखती। छायावादी कविताएं जो हैं, ये रोज की घटनाओं का वर्णन नहीं करती हैं। ये आप ये कहें कि यहां पर रोज की घटनाएं हैं, जो प्रतिदिन की घटनाएं हैं, उसको नहीं लिखती। प्रतिदिन की घटनाओं को अपने कविताओं में स्थान नहीं देती, स्थान नहीं देती, क्योंकि ये हर दिन की वो हर छोटी बड़ी घटनाओं को नहीं लिखेंगे। ये उन घटनाओं को, उन विषयों को उठाएंगी जो हमारे लिए बहुत महत्व के हैं। इसलिए हर चीज अगर आप बैठ जाए डायरी पे लिखने, तो आपकी डायरी बेकार हो जाएगी। हम हर चीज नहीं लिख सकते, है ना? कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी जाती हैं कि पूरे, मान लीजिए कि आप दिन भर में कोई ऐसी घटना घटी जिसको आपने लिख दिया। अब एक एक सेकंड लिख दें तो फिर एक समय के बाद आपको ही पढ़ना अच्छा नहीं लगेगा, क्या ही लिख दिया। तो ये बात यहां पे समझना पड़ेगा। ये जो कविताएं हैं, अगर आप देखें तो ये अपने अपने समय के, जो समाज का, अपने समय के जो जो राष्ट्रीय बोध हैं, उनका गहरा विश्लेषण करती हैं। क्या करती हैं? ये अपने समाज, राष्ट्र और अपनी संस्कृति का गहरा विश्लेषण करती हैं, गहरा विश्लेषण करती हैं। इनके यहां आपको जो ऐसा विश्लेषण दिखाई देगा जो अंदर से किया जाता है, ये बाहरी घटनाओं पे नहीं बात कर रहे हैं। इसके अलावा हम इसको जो राष्ट्रीय चेतना का काव्य, इस तरह से भी मान सकते हैं कि यहां पर हर जगह हर कवि जागरण शब्द का प्रयोग कर रहा है। किस शब्द का प्रयोग कर रहा है? जागरण शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। जागरण शब्द का प्रयोग सभी कवियों के द्वारा हो रहा है। जागरण शब्द का प्रयोग सभी कवियों के द्वारा हो रहा है। ठीक है, जैसे जयशंकर प्रसाद को देखेंगे तो वो कहते हैं कि बीती विभावरी जागरे। क्या कहते हैं जयशंकर प्रसाद? कि बीती विभावरी जागरे, ये कहते हैं जयशंकर प्रसाद।
इसका मतलब क्या है? रात बीत गई है, अब जागो। इसका मतलब क्या है? जो विभावरी मतलब होता है रात, कि बीती विभावरी जाग रे। कब तक सोओगे? मोह निशा सब सोवन हारा, देखे सुपन अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में हर व्यक्ति सोया हुआ है और अनेक प्रकार के सपने देखता है कि आज ये करूंगा, कल ये करूंगा। कि बीती विभावरी जाग रे, अब रात हो चुकी है, बीत चुकी है, अब तो जाग जाओ। कब जागोगे? ठीक है। और निराला जी लिखते हैं, जागो एक बार फिर। जागो एक बार फिर। ये कौन कह रहा है? निराला जी। इसीलिए आपने कहा कि ये शब्द बार बार इस्तेमाल हो रहा है, जागना, जागृति। तो निराला जी कह रहे हैं, जागो एक बार फिर, कि अब तो जागो। कब जागोगे? जब सब बर्बाद कर दोगे तब जागोगे। यहां कोई जागने को तैयार नहीं है। आप सुबह किसी को उठाई, उठने को तैयार नहीं, क्या अभी अभी थोड़ा सोने दो। और आप देखेंगे कि जितने लोग जो बहुत अपने जीवन में सफल, उनको नींद कम आती है। 4 घंटे 5 घंटे के बाद उनको नींद आती ही नहीं। और जितने लोग अधिक सोते हैं, 10 घंटा 12 घंटा। देखिए, जो सोना भी अच्छा है, ऐसा नहीं है सोना खराब। 8 घंटे तो विद्यार्थी को वैसे भी नींद लेनी चाहिए, उससे आपकी याददाश्त ठीक रहती है। कम नींद का मतलब ये है कि 4 घंटे, जैसे हमें, हम अपनी बात बताएं, हमें 3-4 घंटे के बाद नींद नहीं आती, चाहे कितनी भी वो कर दिए, नींद ही नहीं आएगी। वो दिमाग चलने लगेगा अपने आप। वो जहां आपने ज्यादा सोचना शुरू कर दिया तो नींद कम हो जाएगी। और नींद का आपका सिस्टम अगर गड़बड़ हुआ तो फिर आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इसलिए आप लोग कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। लेकिन अब जो लोग उससे ऊपर लेते हैं वो सावधान हो जाए, क्योंकि आपके पास 24 घंटे का समय अधिक सोने में निकाल देंगे तो आधा जीवन तो सोने में निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां ये भी दिखेगा। और महादेवी वर्मा क्या कहती हैं कि जाग तुझे दूर जाना है, जाग तुझको दूर जाना है। जाग, ये महादेवी वर्मा कह रही हैं। महादेवी वर्मा, जाग तुझको दूर जाना है। दूर जाना है, जाग तुझको दूर जाना है। अब तो जाग, चंद्रयान पे जाना है, जाग तुझको दूर जाना है। एक इतनी बात ये हो गई। इसके अलावा और क्या है? अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय जागरण जो भारत में हो रहा था, जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उस जागरण को और ज्यादा मजबूत करने का काम छायावादी कवियों ने किया। जो हमारे देश में राष्ट्रीय जागरण चल रहा था, राष्ट्रीय जागरण को और मजबूत करने का काम किया। राष्ट्रीय जागरण को और मजबूत किया, ये इनका पक्ष है। अगर यहां मजबूत कर रहे हैं तो अब हम इनके जो पक्ष पे बात कर रहे हैं ना, हमारे राष्ट्र के जागरण को मजबूत करने का मतलब है कि और ज्यादा अच्छा करना। कैसे अच्छा करें उसके लॉजिक दे रहे हैं आपके सामने। ये इनका पक्ष है कि राष्ट्रीय जागरण को कैसे मजबूत कर रहे हैं। आरोप जो लगे थे, स्टार्टिंग में लगे थे आरोप, गए। अब हम लोग केवल जो इनके पक्ष पे हैं कि इनका कैसे ये काव्य एक राष्ट्रीय चेतना से भरा हुआ। ये अलग अलग विद्वानों के, यहाँ पे बहुत ज्यादा विद्वानों के नाम नहीं लिखने, आरोप लगाए। जैसे आचार्य शुक्ल ने आरोप लगा दिया, अब आचार्य शुक्ल का नाम नहीं लिखना है, आपको लिखना है कि बहुत सारे विद्वानों ने छायावाद पर आरोप लगाए हैं। आरोप क्या है? कि इसमें राष्ट्रीय चेतना नहीं है, इसमें सांस्कृतिक बोध नहीं है, ये राष्ट्रीय आंदोलन से कटा हुआ, ये आरोप है। आरोप के बाद इसके उत्तर हैं। उत्तर हमने उदाहरणों से दिया, जो महादेवी वर्मा ऐसे कह रही हैं कि यहाँ जागरण शब्द है, ये बात यहाँ पर है।
इसकी हेडिंग जो अभी आप डालेंगे कि एक तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने कुछ आरोप बता दिए कि ये आरोप लगे, उसके बाद आप इसके समर्थन पे आ जाएं, उसके बाद निष्कर्ष लिखेंगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट बनाओ, थोड़ा लिख दो, एक दो लाइन। छायावादी काव्य, छायावादी काव्य राष्ट्रीय जागरण की, छायावादी काव्य राष्ट्रीय जागरण की मूल चुनौतियों को भली प्रकार समझता है। छायावादी काव्य राष्ट्रीय जागरण की मूल चुनौतियों को भली प्रकार समझता है। भारतवर्ष लंबे समय तक पराधीन रहा है। भारतवर्ष लंबे समय तक पराधीन रहा, जिसके कारण भारत का स्वाभिमान नष्ट हो चुका था, जिसके कारण भारत का स्वाभिमान नष्ट हो चुका था। इसीलिए अगर देश को जागृत करना है, तो सबसे पहले राष्ट्र के स्वाभिमान को, तो इसके लिए सबसे पहले राष्ट्र के स्वाभिमान को जगाना होगा और अतीत की महानता का वर्णन करना होगा। अतीत की महानता का वर्णन करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ? अतीत की महानता का वर्णन करना होगा कि भारत का जो अतीत है वो बहुत महान है, क्योंकि अंग्रेजों ने सबसे पहले आपका इतिहास मारा तो यही बताया कि आपका कोई इतिहास ही नहीं है, आप हारे हुए लोग हैं, आपके यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं था। सबसे पहले जब कोई भी काव्य रचा जाएगा, जहाँ शक्ति काव्य होगा, जहाँ पे आपको जागृत करने का भाव होगा, तो सबसे पहले अतीत का एक मूल्यांकन होगा कि अतीत में आप कैसे थे। भारत के अतीत को देखा गया। जब अंग्रेज आए तो इससे ये बात ऐसे समझिए, अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने भगवत गीता देखा, उपनिषद देखा और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कराया। जो विल्किंस ने इंग्लिश में ट्रांसलेशन कराया और उसको इंग्लैंड भेज दिया कि भगवत गीता को पढ़ो। आप समझिए कि पूरे इंग्लैंड में भगवत गीता को पढ़ने के बाद एक बात समझ में आई कि भारतवर्ष धर्म में, दर्शन में पूरी दुनिया के जो भी देश हैं वो भारत के सामने बहुत छोटे हैं, क्योंकि यहां धर्म दर्शन का बहुत ही जबरदस्त विकास हुआ। क्यों? इसके पीछे का कारण ये है कि भारत में हजारों वर्ष पूर्व यहां पे सब कुछ आ चुका था। अब हमारे ऊपर इतना बड़ा शासन है अंग्रेजों का, हमें यह बताया जा रहा है कि तुम अशिक्षित हो। अशिक्षित व्यक्ति के पास ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं, ऐसी ऐसी पुस्तकें हैं जिससे अंग्रेजों ने बहुत कुछ सीखा, धर्म की व्याख्याएं ली। तो यहां पर जो छायावाद के कवि, उन्होंने बताया कि भारत में जो भगवत गीता है उसका भी बहुत बड़ा रोल है और उससे सब कुछ है। जब विवेकानंद जब बोलने गए अमेरिका में, जब शिकागो में, तो अमेरिका में जब वो बोलने लगे तब वहां के अखबारों ने निकाला कि भाई भारत में जो धर्म, अपने धर्म ईसाई धर्म को जो फैलाने के लिए हम लोग पादरी भेज रहे हैं,
उसको भेजने की जरूरत नहीं। यहां तो भारत के लोग तो इतने ज्यादा ज्ञानी हैं, उनको हर धर्म की जानकारी है, तो भारत में हम किसी को भेज नहीं सकते। एनी बेसेंट को देखिए, वो भारत की उपनिषदों की परंपरा से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। बहुत सारे विदेशी भारत में केवल इसलिए आए कि भारत एक बहुत ही अद्भुत देश है। तो यहां पर छायावाद के कवियों ने भी यही बात कहा। जैसे निराला जी लिख रहे हैं कि पश्चिम की उक्ति नहीं है, पश्चिम की उक्ति नहीं है, जो गीता है गीता है। एक लाइन लिखते हैं कि पश्चिम की उक्ति नहीं है गीता, जो गीता है गीता है। इसका मतलब क्या है कि भगवत गीता में सब कुछ है, भगवत गीता में सब कुछ है। मतलब सब कुछ का मतलब सब कुछ। एक भी शब्द, एक भी बात यहां पे अगर आप देखें, एक भी चीज आपको समझना पड़ेगा, तो आप इस बात को देखें कि एक भी जगह हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं है गीता में। हर जगह यह लिखा गया है कि जो पूरे विश्व के मानव मेरी संतान है। इसीलिए भारत लिखता है वसुधैव कुटुंबकम। अभी जो आपके G20 का यही जो शिखर है ना। अब क्या है, पूरा विश्व को आप अपनाते हैं। भारत की राष्ट्रीयता वैश्विक है, एक राष्ट्र के रूप में केवल हम नहीं हैं, हम पूरे विश्व को अपना मानते हैं। इसलिए छायावाद में केवल राष्ट्रीय चेतना नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय चेतना भी है। और आज अगर आप एक लाइन ये लिख दें कि G20 की जो शिखर बैठक में अगर ये प्रश्न आ गया और आपने ये लाइन लिखा तो नंबर बढ़ जाएगा 2 नंबर। इसीलिए समझदार व्यक्ति वो होता है कि जो अपनी दुनिया से भी चीजों को जोड़े। तो यहां अगर आप देखें तो राष्ट्रीय चेतना का मतलब ये हो गया कि एक राष्ट्र के रूप में जो भारत बन रहा है, उस भारत में बहुत सारी चीजें, और उसको जो देने वाले लोग हैं वो छायावादी लोग हैं कि उन्होंने अतीत का वर्णन करके बताया कि भारत में जो पश्चिम के जो विचार नहीं है, केवल हमारे पास अपने भी विचार हैं। वो विचार हैं भगवत गीता से हैं, वो विचार हैं चंद्रगुप्त मौर्य के, वो विचार हैं अशोक के, वो विचार हैं समुद्रगुप्त के। भाई भारत में बहुत बड़े बड़े साम्राज्य बनाए गए हैं। भारत में ही मगध साम्राज्य हुआ, भारत में ही लिच्छवी गणतंत्र हुआ। भाई दुनिया में गणतंत्र फ्रांस में आया 1789, भारत में गणतंत्र 600 BC में है। ये तो अध्ययन के बाद पता चलेगा ना भारत क्या चीज है। आरोप लगाते हैं नहीं भारत में क्या ही था। 600 BC में लिच्छवी गणतंत्र में 7000 लोग एक साथ मिलकर शासन चलाते थे। इलेक्शन होता था, कोरम होता था, कोरम होता था, कितने लोग बैठेंगे तभी उसके बाद वो बैठक होगी। ठीक है, तो यहां समझने की जरूरत यही है कि अगर आप ये देख रहे हैं तो यहां पर भी यही संदर्भ है। इसके अलावा और क्या कहा गया? जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि हमने किसी का छीना नहीं। भारत ऐसी भूमि है कि जिसने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। हमने किसी का छीना नहीं, जो बीच में मत बोलो, हमें फिर जो है वो पूरा रिकॉल करना पड़ता है। हमने किसी का छीना नहीं, हम ऐसे हैं कि हमने जो भी किसी का छीना नहीं। और ये प्रकृति का रहा पालना, यही इस नेचर का पालना भारत भूमि रही है। भारत भूमि को नेचर ने इतना खूबसूरत बनाया है, आप पूरी दुनिया में कहीं रह लीजिए और भारत में रह के आप पूरी दुनिया का आनंद उठा सकते हैं। ये भूमि ऐसी है, उत्तर जाइए पहाड़, जो दक्षिण जाइए समुद्र, इधर जाइए जो नॉर्थ ईस्ट में केवल पेड़ ही पौधे। भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जहां हर मौसम है। इंग्लैंड चले जाएंगे आप रह ही नहीं पाएंगे, केवल ठंडी। इसीलिए यहां पर ये लेखक कह रहे हैं कि हमने किसी का छीना नहीं और प्रकृति का यही रहा पालना। हर प्रकार के मौसम दिए, इतनी नदियां दिया, कुछ यहां पर जो नेचर के द्वारा कोई कमी नहीं की गई है भारत में। यहां हर आदमी जी सकता है, इतनी व्यवस्थाएं हैं। हम कहीं से आए थे नहीं, हमारी जन्मभूमि है यही। हम कहीं से आए ही नहीं थे, हमारी जन्मभूमि भारत भूमि है। ये बात बताई जा रही है जयशंकर प्रसाद के द्वारा।
जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि हम किसी का नहीं छीनते, लोग हमारा छीनने चले आते। जिसके पास होगा उसी का तो कोई छीनेगा, जिसके पास नहीं होगा उसका कौन छीनेगा। हमारे पास था, हमारे लिए ही बहुत सारे गाने बजे थे कि हम सोने की चिड़िया थे। तो ये ऐसे ही नहीं है कि जो आपने सुन लिया रे होंगे। बिल्कुल भारत में इतना अद्भुत संपन्नता थी, यहाँ के लोग बहुत संपन्न थे, यहाँ पे हर घर में सोने के बर्तन थे। आज तो सोना जो पहनने के लिए नहीं है, इतनी लूट हुई है भारत में, यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं। जो गजनी, ईरान, इराक सब यहीं से बने हुए, इसी जगह की संपत्ति लूटी गई है। तो समझने की बात यह है कि भारत भूमि को हमने, हमारे लिए भारत भूमि है, हम किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करते, ये यहां पर जागृत करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे भीतर एक ऊर्जा पैदा करने का काम भी छायावादी कवि कर रहे हैं, कि हमारे भीतर एक ऊर्जा पैदा हो, और वो ऊर्जा बहुत ही सकारात्मक हो। ऐसी ऊर्जा हो जो सकारात्मक ऊर्जा हो, कि जो हमें पूरी तरह से चार्ज कर दे। एक जगह आप जाते हैं तो जहां आप एकदम नेगेटिव हो जाते, एक जगह आप जाते हैं जहां आप एकदम पॉजिटिव हो जाते, लगता है उस समय लगता है कि अगर पहाड़ भी सामने आ जाए तो वहां भी चढ़ जाएंगे। ये ऊर्जा का खेल है, हम सारे लोग ऊर्जा से ही भरे हुए। एनर्जी ही तो फ्लो कर रही है हमारे भीतर। श्वास आने और जाने का मतलब एनर्जी का फ्लो। हम सब यहाँ जितने लोग बैठे हैं अपनी एनर्जी से ही काम कर रहे हैं। जिसकी जैसी एनर्जी वैसा है उसका रास्ता, वो उतना ही आगे जाएगा। हल्की एनर्जी और अच्छी एनर्जी में बहुत अंतर है, और ये एनर्जी का जो अपने जो संकेंद्रण कर लेगा, एनर्जी को जो 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 यूटिलाइज करना जान जाएगा, वो महान हो जाएगा। एनर्जी का ही तो खेल है सारा इस दुनिया में। ये जो नेचर चल रहा है एनर्जी से ही चल रहा है। यहां पर ये लोग यही कह रहे हैं कि एनर्जी, ऊर्जा को जन्म दिया जाए। जो आम लोग हैं उनके अंदर ऊर्जा आए, जो आम जनता है वो उमंग से भर उठे। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पे आता है अरुण या मधुमेह देश हमारा, अरुण या मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। हमारा देश इतना अच्छा है कि अनजान व्यक्ति भी यहां सहारा पाता है। अरुण या मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। हम सबको सहारा देने की बात करते हैं। भारत ऐसी भूमि है, भारत भूमि में सबके लिए रास्ता है। हमने सबके लिए रास्ता ढूंढा और सबको रास्ता बताया भी है। इसके अलावा हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, जो अगर आप देखिए इस तरह की रचना का मतलब क्या है, हिमाद्रि तुंग सिंह से, हिमाद्रि मतलब जो हिमालय पर्वत है उसके उच्च उच्च पहाड़ से भारत भूमि शुरू होती है। वहां से हमारा पूरा देश जो दक्षिण तक जाता है, और हम एक हैं, ऐसा हमको हमारे जो नेचर ने ही हमको ऐसा बना रखा है। भारत अलग खलग नहीं है। भारत को आप देखेंगे तो उत्तर में हिमालय, फिर नीचे महासागर, ये एक भूमि है, और इस एक भूमि को हमको इस नेचर ने ही बना के दिया है। तो यहां पर ये जो कवि हैं वो यही कह रहे हैं कि हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। हमें स्वतंत्रता पुकार रही है। अब आप ये बताइए कि राष्ट्रीय चेतना से है भरा हुआ कि नहीं है? ये लोग यही कह रहे हैं कि हमको स्वतंत्रता पुकार रही है, हम क्यों नहीं स्वतंत्र होंगे। आरोप क्या लगा था कि यहां पर कोई बोध नहीं है, कोई राष्ट्रीय चेतना नहीं है, लेकिन उदाहरण देखने से तो पता चलता है पूरी राष्ट्रीय चेतना भरी हुई है। ये तो केवल अपने लिए तो इनकी बात ही नहीं है, ये तो अनजान के लिए भी बात कर रहे हैं। कोई व्यक्ति महान तब है, अपना पेट तो पूरी दुनिया भर रही है, लेकिन जहां आपने दूसरे के लिए परमार्थ का काम किया, स्वार्थ से हटकर, वहीं आपके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है।
आपने कमाया और सब कुछ दान कर दिया, फिर अभिमान नहीं होगा, फिर अभिमान नहीं होगा। अगर आप देखें तो बहुत बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी संपत्ति का दान अक्सर करते हैं। उसके पीछे यही कारण है। हर्षवर्धन का नाम सुना होगा इतिहास में। हर्षवर्धन ऐसा शासक था जो प्रयाग जाता था, अपना सब कुछ दान करके वापस आता था। क्योंकि जब आपको दूसरों को देने में आनंद आने लगेगा, इसका मतलब कि आप अब ठीक स्थिति में जा रहे हैं। और जहां आपने दूसरों का लूटने का प्रयास किया कि नहीं लूट लेना चाहिए, ये अपना नहीं है तो क्या हुआ, दूसरे का है तो उसको भी ले लेना चाहिए, इसका मतलब स्थिति आपकी अभी बहुत कमजोर है। आप संग्रह करने पे विश्वास कर रहे हैं और संग्रह भी नहीं कर पाएंगे। ये बात समझ में आनी चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे कि एक नया रास्ता भी छायावाद देता है। कैसे नया रास्ता देता है? 1930 के बाद महात्मा गांधी की रणनीतियों से लोगों का मोह भंग होने लगा। 1930 से 1934 के बीच में सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 चरणों में चला। 1934 के बाद लगातार गांधी जी के ऊपर दबाव था कि वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कौन सी दिशा दिखाएं, लेकिन रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा था कि अब क्या लड़ें, कैसे करें। जो गोलमेज सम्मेलन भी हो चुका था उसमें भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। फिर सांप्रदायिक पचांट आ गया था जहां पे दलितों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की जा रही थी, पृथक निर्वाचन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एकदम निराशा थी। उसी निराशा के समय में आप देखेंगे तो यहां पर निराला जी राम की शक्ति पूजा लिख रहे हैं। इस राम की शक्ति पूजा में उन्होंने ये कहा कि अब फाइनल समय आ गया है और अब केवल अहिंसा से काम नहीं चलेगा। इसीलिए आप देखिए 1942 में गांधी जी खुद भी नारा देते हैं, करो या मरो। और जब हिंसा हुई तो अंग्रेज अधिकारियों ने कहा कि आप आलोचना करिए, तो गांधी जी ने मना कर दिया। कहा मैं आलोचना नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपके खिलाफ, आप जो इतनी बड़ी हिंसा कर रहे हो उसके खिलाफ एक अपने आप को जो बचाने के लिए हिंसा की जा रही है, तो उसकी आलोचना मैं नहीं कर सकता। तो यहां आप देखेंगे कि अहिंसक शक्ति जब हमारे सामने ये लगा कि अब अहिंसा से नहीं युद्ध जीत पाएंगे, तब निराला ने एक नया रास्ता दिखाया, इतिहास को भी और अपने साहित्य को भी। तो राम की शक्ति पूजा जो है, राम की शक्ति पूजा में एक नया मार्ग है। इसलिए छायावादी काव्य एक वैकल्पिक मार्ग देने का भी काम करता है राष्ट्रीय आंदोलन को, जो सीधे सीधे तो नहीं दिख रहा है। उसमें तो दिख ये रहा है कि राम की शक्ति पूजा है, एक राम एक आदि पुरुष हैं, वो अपनी पत्नी का उनकी मुक्ति चाहते हैं। ये तो केवल एक पक्ष हो गया ना रचना का। भाई राम की शक्ति पूजा में अगर आप देखें तो आपको स्टार्टिंग में यही तो दिख रहा है कि एक रचना लिखी गई राम की शक्ति पूजा, वो निराला जी ने लिख दिया। वो राम हैं, इनकी पत्नी का नाम सीता है, जिनके भाई का नाम लक्ष्मण है। ये तो मोटी बुद्धि हो गई। लेकिन निराला किस भाव से लिख रहे हैं ये समझने की बात है। राम कौन है? राम है भारतीय स्वतंत्रता के प्रतीक। तो रावण कौन है? रावण है अंग्रेज जो साम्राज्यवादी शक्ति का प्रतीक है। और राम को जीतना है, रावण अत्यधिक शक्तिशाली है और राम बार बार विचलित हो रहे हैं कि अब क्या होगा। इस संदर्भ में लिखा है, जो निराला कोई हल्के व्यक्ति नहीं थे। निराला जानते थे कि हमारा देश धर्म पे चलता है और जब तक धर्म का नाम नहीं लिया जाएगा तब तक कोई बात नहीं सुनेगा। इसीलिए महान लोग हमेशा धर्म को पहले आगे रखते, क्योंकि धर्म से ही तो बातें हो रही हैं। आज आप देखिए बागेश्वर धाम पर क्या चल रहा है, इतनी भीड़ चले बागेश्वर धाम पे कि पूछे मत। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया दुखी है। हर आदमी के पास दुख है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके पास कोई दुख ना हो, और जो दुखी है वो पहुंचेगा धाम, पहुंच रहा। यह है मामला। किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दुख है। अच्छे अच्छे लोग पहुंच रहे, मीडिया कवरेज हो रही है, तो चमत्कार को नमस्कार है ना। अध्यात्म पे वो बात कर रहे हैं, लेकिन उनके पास भी ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़े बाबा हैं। केवल उनके पास एक सिद्धि है जिससे वो जो समस्याओं को जान लेते हैं
और उससे वो उसका समाधान बताते हैं। लेकिन फिर भी आम जनता एकदम अपना कल्याण चाहती है। अच्छी बात है। यहां पर भी एक नया मार्ग बताने का कार्य किया गया निराला के द्वारा। कह रहे हैं शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर, जब तक सिद्धि ना हो रघुनंदन। आप शक्ति की मौलिक कल्पना करो राम। इसका मतलब भारत को अगर आजाद होना है तो अपनी शक्ति का संग्रह करना पड़ेगा। अगर आजादी चाहिए तो लोग शक्ति का अनुसंधान करें, बैठे साधना में। तो साधना का मतलब क्या है? रणनीतियां बनाना। अंग्रेजों के खिलाफ मुक्ति उसी शर्त पे होगी जब हम प्राणों का बलिदान करने के लिए तैयार होंगे। जब सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के जब कमांडर इन चीफ का पद संभाला तो एक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता की देवी अब बलिदान के लिए बुला रही है और अब हमें अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार होना पड़ेगा। जिसमें उन्होंने अगला नारा यह दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये अगली लाइन है। तो हमें इतना पता रहता है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी, इतना हमने याद कर लिया। पीछे का मामला पता नहीं। पीछे का मामला यह है कि स्वतंत्रता की देवी पुकार रही है। ये यहां समझना पड़ेगा कि यहां राम की शक्ति पूजा से यह समझा दिया गया कि एक नया वैकल्पिक मार्ग है। उस वैकल्पिक मार्ग में शक्ति के लिए खुद भी कूदना पड़ेगा, तभी आराधना होगी और तभी आप आईएएस भी बनेंगे। आपके लिए भी शक्ति का अनुसंधान चल रहा है। आपका अनुसंधान क्या है कि आप अपने ऊपर काम करें, शक्ति की करें मौलिक कल्पना, खुद की कल्पना करें, करे पूजन, छोड़ दे समर। उस समय तक एग्जाम न दे जब तक तैयारी ना हो। छोड़ दे समर जब तक सिद्धि ना हो रघुनंदन। जब तक सारे बाण सिद्ध ना हो जाए, पीवाईक्यू ना बन जाए, आंसर राइटिंग ना हो जाए, तब तक एग्जाम देने कोई फायदा नहीं। दे लीजिए, हो सकता है मेंस में चले वहां फेल हो जाएंगे। एग्जाम देने से कोई आज तक थोड़ा सफल हुआ। सफलता तो रणनीति को पूरा आपको अपना जो दृश्य दिख रहा है। इंटरव्यू पहुंच गए, इंटरव्यू में पहुंच गई, बोर्ड मेंबर मुझे इस तरह पूछ रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ पिक्चर रास्ता ये है और ऐसे ऐसे सिलेक्शन होना है। आधे से ज्यादा जो बच्चे हैं उनको ये सब कुछ नहीं दिखता है, एग्जाम में उतर जाते हैं और परिणाम में असफलता लेकर आते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं। एग्जाम से पहले आपको यहां पे पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। आगे क्या आता है? रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त। एक व्यक्ति है जो अशुद्ध है। अशुद्ध का मतलब उसके पास शक्ति है, उसने हासिल कर लिया किसी भी तरीके से। तो तुम अगर अच्छी भावना से काम करोगे तो तुम निश्चय ही उस व्यक्ति के सामने मजबूत हो जाओगे। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त तो तुम निश्चय ही सिद्ध होकर करोगे उसे ध्वस्त। तुम अगर साधना करोगे तो तुम सिद्ध हो जाओगे। तुम आंसर राइटिंग करोगे तो लिखना आ जाएगा, और जब तुम्हें लिखना हो जाएगा तो तुम्हें आ जाएगा सिलेक्शन। सब इंटरलिंक है, कुछ अलग नहीं है। तो ये चीज यहां पर आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा यहां पर आपके सामने प्रश्न था कि क्या छायावादी काल या जो कविताएं हैं वो राष्ट्रीय चेतना से भरी हुई हैं। मैं आपको बता रहा हूं छायावादी जो कविताएं हैं वो केवल राष्ट्रीय चेतना से नहीं भरी, अंतर्राष्ट्रीय चेतना से भरी। एक लाइन और आगे बढ़ जाइए कि यहां अंतर्राष्ट्रीय चेतना है। कैसे? कि यहां पर जो भी कवि हैं वो संपूर्ण मानवता को अपना केंद्र बनाते हैं। वो केवल जो भारत के लोग हैं उनको अपना केंद्र नहीं बनाते। ये कहते हैं राष्ट्र और जो विश्व के हित हैं वो अलग अलग नहीं है, क्योंकि राष्ट्र का ही अगला रूप जो है वो विश्व समाज है। हम एक ऐसी दुनिया की बात कर रहे हैं जहां कोई जो बंधन ना हो, कोई सीमा ना हो। एक गाना था रिफ्यूजी का कि पंछी नदियां पावन के झोंके, कोई सरहद ना हमें रोके। रविन्द्रनाथ टैगोर की विचारधारा भी यही थी, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रवाद, पूरा विश्व एक हो। ऐसा अगर कभी हो जाए, ऐसे होना मुश्किल है।
यह भी एक दर्शन का पार्ट है। तो यहां पूरे विश्व के कल्याण की बात भारत में होती है। हम ये कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, हम ये कह रहे हैं कि औरों को हंसते देखो, औरों को हंसते देखो, हंसो और सुख पाओ। पूरी दुनिया है प्रसन्न तो आप भी हंसिए, मुस्कुराइए, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। आपका सुख होना चाहिए सबके सुख में, है ना। औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ। आमतौर पे हमारे जीवन में हम दूसरों को हंसते हुए नहीं देख सकते, ये बड़ी समस्या है। कोई मुस्कुरा रहा है ज्यादा तो आप कहें क्यों मुस्कुराते भाई इतना ज्यादा, क्योंकि आप प्रसन्न हैं तो आपको ठीक लगेगा, आप प्रसन्न नहीं हैं तो आप उसके हंसने पर भी प्रतिबंध लगा देंगे। यहां यही कहा जा रहा है कि औरों को हंसते देखो और आप भी सुखी हो जाओ, खुद भी हंसो, अपने सुख को और विस्तृत कर लो। अपना सुख और जो विस्तृत करने का मतलब क्या होता है, और ज्यादा आगे बढ़ा दो, विस्तारित कर लो, सबको सुखी बनाओ। ईसा वासम इदम सर्व, ईश्वर का वास इस पूरी दुनिया में सब जगह है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य मेरी संतान है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशनि तिष्ठति यंत्रारूढ़ानि माह्या, मतलब ईश्वर हर व्यक्ति के हृदय में रहता है जो इस पूरी दुनिया में है। इसलिए भारत पूरी दुनिया का विश्व गुरु है। अभी तो विश्व गुरु बनना है भारत को, अभी आने वाले समय भारत विश्व गुरु बन के ही रहेगा। ये तो भारत के बारे में भारत के लोगों को नहीं पता है कि भारत क्या है। भारत बहुत ऊंची चीज है। इस पूरी दुनिया में एक ईसा मूसा हुए हैं, भारत में 24 तीर्थंकर एक साथ हैं जो सब मुक्त हैं। यहाँ बुद्ध हैं, कबीर हैं, सूर हैं, तुलसी हैं, नानक हैं, मीरा हैं। भरा हुआ है पूरा यहाँ पे साम्राज्य एक से एक फकीरों से। जिनके ऊपर अध्ययन होने लगेगा तो फिर अध्ययन ही होता रहेगा। तो यहां समझने की ये जरूरत है। तो कुछ बातें लिख दो, काम खत्म करें। कहां तक लिखा था? ठीक है, अगला पॉइंट बनाइए। छायावादी कवि भारत के अतीत से, छायावादी कवि भारत के अतीत से रचनात्मक ऊर्जा प्राप्त करके, छायावादी कवि भारत के अतीत से रचनात्मक ऊर्जा प्राप्त करके वर्तमान के संघर्षों से लड़ना चाहते थे। वर्तमान के संघर्षों से लड़ना चाहते थे। उदाहरण के लिए कुछ पंक्तियों को देख सकते हैं। किसी का हमने छीना नहीं, अब जब नीचे लिखिए इन्वर्टेड कामा में, किसी का हमने छीना नहीं, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। किसी का हमने छीना नहीं, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। कहीं से हम आए थे नहीं, कहीं से हम आए थे नहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। हमारी जन्मभूमि है यही। हमारी जन्मभूमि है यही।
ये जयशंकर प्रसाद का है। किसका है? इसके अलावा एक लिख दीजिए कि पश्चिम की उक्ति नहीं, 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 गीता है। पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है, गीता है, गीता है, गीता है। ये कह रहे हैं निराला। पश्चिम की उक्ति नहीं, ये कोई पश्चिम की विचारधारा नहीं है। उक्ति मतलब क्या होता है? कोई विचार। ये पश्चिम की उक्ति नहीं, ये गीता है, गीता है। एक गीत है जिसमें सब कुछ गायन किया गया है ना। तो भगवत गीता के बारे में आता है कि ये भगवान कृष्ण ने इसको उन लोगों के लिए रखा है सामने जो भूखे हैं ज्ञान के, वैराग्य के। इसके बारे में आता है, वेद व्यास लिखते हैं कि गीता सुगीता कर्तव्य की मन्ने शास्त्र संग्रह। जहां पर भगवत गीता हो वहां पर और किसी भी शास्त्र के संग्रह करने की कोई जरूरत नहीं है। यह स्वयं पद्मनाभ भगवान कृष्ण के श्रीमुख से निकली है, इसलिए इसका इतना महानता है। क्योंकि कृष्ण ने बोला, इसके सामने कोई भी ग्रंथ नहीं आ सकता। वेद, उपनिषद, महाभारत कुछ भी नहीं है, सबसे ऊपर गीता है। भारत में गीता को इसलिए नहीं अपनाया जाता क्योंकि ये जो भगवत गीता, यहाँ पे हिंदू शब्द का ही नाम नहीं है। हिंदू खुद ही हाशिए पे चला जाएगा कि हिंदू कहाँ है फिर। इसीलिए भारत का जो धर्म है वो है सनातन धर्म। कौन सा धर्म है? सनातन धर्म। हिंदू तो नाम हमको दिया मुसलमानों ने, ये तो अरब ने हमको नाम दे दिया हिंदू। हिंदू नाम तो हमारा था ही नहीं ना, हम तो सनातन धर्मी हैं। इसका मतलब जिसका ना आदि है ना अंत है वही है शिव। जो सनातन का मतलब होता है आदि अंत जिसका ना हो। और हम जहाँ से आए, हम लोग जो हैं, हमारा आदि भी नहीं और हमारा अंत भी नहीं है। इसलिए भारत के लोग सबसे ऊपर है दुनिया में, इसीलिए गुरु हैं हम, इसीलिए गुरु हैं भारत। और भारत में एक से एक लोग हुए इसके क्या। हाँ, आज के समय में भी हैं गुरु, हमेशा गुरु रहे। ठीक है, अगला पॉइंट बनाओ। छायावादी कविता, छायावादी कविता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, छायावादी कविता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक जुझारू मानसिकता, छायावादी कविता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक जुझारू मानसिकता, जुझारू मानसिकता को निर्मित करती है, को निर्मित करती है, जिससे सामान्य जनता में उमंग, जिससे सामान्य जनता में उमंग, जोश और उत्साह पैदा हो सके। उमंग, जोश और उत्साह, यही सफलता के तीन साथी हैं। उमंग, जोश और उत्साह, ये तीन जिसके पास हैं वो सफल होगा। उमंग होना चाहिए, जो आप काम कर रहे हैं उसमें उमंग होनी चाहिए कि हाँ नहीं अच्छा करेंगे। जोश, कोई कुछ भी कहे उससे अपने कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें पता है हम क्या है। ये जोश जब आ जाएगा तो फिर आपको कोई नहीं भी, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जो आपको निराश कर दे।
लोग कहते हैं आज सर मेरा बड़ा मोटिवेशन लो हो रहा है और आज कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। इसीलिए हो रहा है क्योंकि मन हमारा विचलित हो जाता है। मन से ही है सारा खेल। अगर मन में आपके उत्साह है, जोश है, तो आपको सफलता मिल जाएगी। यहां पर यही काम ये कह रहे हैं। इसमें लिख दीजिए, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। अरुण, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। 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 जहां पहुंच अनजान क्षितिज को, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अगर अनजान पक्षी भी आपके देश में आ जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं अपने देश से बिछड़ा नहीं हूं। जो क्षितिज का मतलब क्या है? पक्षी। बहुत सारे पक्षी ऐसे होते हैं ना जो भारत में आते हैं हर साल, जो साइबेरिया से, बहुत जगह से, जो कुछ महीने भारत में रहते हैं फिर उड़ निकलते हैं, क्योंकि यहाँ खाने पीने की व्यवस्था ठीक है। अपना कुछ दिन रहे, अपना मौसम निकाले, फिर निकल लिए। ये यहां पर आपको दिखाई देगा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। ये देश बहुत ही सुंदर है, जहां केवल हमारे लिए नहीं सबके लिए सहारा है। हम सबको सहारा दे रहे हैं। अगला पॉइंट, छायावादी कविताएं। छायावादी कविताएं राष्ट्रीय और छायावादी कविताएं राष्ट्रीय और सांस्कृतिक समस्याओं का, छायावादी कविताएं राष्ट्रीय और सांस्कृतिक समस्याओं का एक नया विकल्प भी सामने रखने का कार्य करती है। एक नया विकल्प भी सामने रखने का कार्य करती है और समाज में सामने रखने का कार्य करती हैं और समाज में बड़े बदलाव की प्रेरणा, और समाज में बड़े बदलाव की प्रेरणा, समाज में बड़े बदलाव की प्रेरणा भी प्रस्तुत करती है। प्रेरणा भी प्रस्तुत करती है। उदाहरण के लिए जब निराला जी ने, उदाहरण के लिए जब निराला जी ने 1936 में राम की शक्ति पूजा लिखा, 1936 में राम की शक्ति पूजा लिखा, तो उस समय महात्मा गांधी की अहिंसात्मक रणनीति से, उस समय महात्मा गांधी की अहिंसात्मक रणनीति से मोह भंग हो रहा था। उस समय महात्मा गांधी की अहिंसात्मक रणनीति से, अहिंसात्मक रणनीति से मोह भंग हो रहा था। रणनीति, रणनीति से मोह भंग हो रहा था। इसीलिए निराला जी एक नया विकल्प देते हैं। इसीलिए निराला जी
एक नया विकल्प देते हैं, एक नया विकल्प देते हैं। जैसे शक्ति की करो मौलिक कल्पना। अब आप लोग भी करते रहना लगातार। शक्ति की करो, शक्ति की करो मौलिक कल्पना। शक्ति की करो मौलिक कल्पना। करो पूजन। क्या करो? करो पूजन। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। छोड़ दो समर, छोड़ दो समर जब तक सिद्धि ना हो रघुनंदन, जब तक सिद्धि ना हो रघुनंदन, जब तक सिद्धि ना हो रघुनंदन। ठीक। अगर आप देखेंगे तो महाभारत युद्ध के पहले पांडवों को अज्ञातवास मिला था, मिला था। उसी अज्ञातवास में ही अर्जुन और सारे भाई बहुत शक्तिशाली हुए थे। अर्जुन ने उसी समय भगवान शिव की आराधना करके उनसे कई अस्त्र प्राप्त किए थे। अर्जुन उसी समय इंद्र की भी आराधना करता है, उनसे भी अस्त्र प्राप्त करता है। एकांत क्या होता है? साधना के लिए होता है। एकांत में बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन एकांत में मुख्यतः काम होता है साधना का। तो साधना किसको? मन को। किसको साधना है? क्योंकि जिसका मन सध गया तन अपने आप सज जाएगा। क्योंकि हम चलते हैं मन से, मन जैसा हमको कहता है हम वैसा ही करते। इसीलिए सबसे पहले लोग अपने मन को रोकते। ध्यान क्या होता है? मन को रोका जाता है कि आप जितनी देर बैठे हैं उतनी देर मन रुका कि नहीं रुका। आप बैठे हैं, आंख बंद है, मन चला गया घर, मन चला गया कहीं और, मन चला गया रेस्टोरेंट, मन चला गया कुछ खाने में। ये है मन का काम। तो मन का ही है सारा खेल। और यहां पर यही कहा जा रहा है कि शक्ति की मौलिक कल्पना करो और आप अलग हो जाओ समर से। अभी ये जो तैयारी भी है आपकी, ये भी एक साधना है। 1-2 साल 3 साल की साधना ही है पूरी। और इस साधना से भौतिक दुनिया प्राप्त करनी है। इसके लिए भी जो भौतिकता में जितना मेहनत हो सकता है वो करना पड़ेगा, तब जाके कुछ चीजें मिलेंगी। तो यहां साधने का मतलब ये। अगला पॉइंट, छायावाद की राष्ट्रीय चेतना। छायावाद की राष्ट्रीय चेतना केवल देश पर सीमित नहीं है। छायावाद की राष्ट्रीय चेतना केवल देश पर सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण की बात करती है। संपूर्ण मानवता के कल्याण की बात करती है। इसमें राष्ट्रीय हित और वैश्विक हित, इसमें राष्ट्रीय हित और वैश्विक हित को एक दूसरे का विरोधी नहीं बताया गया है। इसमें राष्ट्रीय हित और वैश्विक हित को एक दूसरे का विरोधी नहीं बताया गया है, बल्कि पूरे विश्व को एक परिवार कहा गया है। वहीं लिख दीजिए वसुधैव कुटुंबकम।
पूरे विश्व को परिवार कहा गया है। वसुधैव वसुधैव कुटुंबकम। हाँ, ब्रैकेट में वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारे जो वेद उपनिषद की विचारधारा है। वसुधैव कुटुंबकम। आगे लिखिए, उदाहरण के लिए, अगला इसी में ही, उदाहरण के लिए जयशंकर प्रसाद की इन पंक्तियों को भी देख सकते हैं। उदाहरण के लिए जयशंकर प्रसाद की इन पंक्तियों को भी देख सकते हैं। कौन सी पंक्ति? कौन सी पंक्ति? औरों को हंसते देखो। क्या लिखेंगे? औरों को हंसते देखो मनु। औरों को हंसते देखो मनु। जो महाराजा मनु थे उनको कहा जा रहा है कि मनु तुम दुष्टता मत करो, औरों को भी हंसते देखो, क्योंकि तुमको हंसना, तुम दूसरे को देखना पसंद तो करते नहीं हो। तो औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ। हंसो और सुख पाओ। क्या पाओ? सुख। कोई किसी के आंखों में जो प्रसन्नता ला दे, चेहरे पे मुस्कान ला दे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अपने सुख को विस्तृत कर लो। अपने सुख को, अपने सुख को विस्तृत कर लो। विस्तृत मतलब और बढ़ा लो, विस्तृत कर लो। अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। सबको सुखी बनाओ। कुछ लोग होते हैं ऐसे कि जहां जाते हैं वहां केवल जो सुख ही बांटते हैं, केवल खुशियां बांटते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां जाते हैं केवल दुख ही बांटते हैं। नहीं, बुद्ध ने कहा मैं तुम्हें हर दुखों से मुक्त कर दूंगा, इसलिए तुम मेरे पास आओ। इसलिए बुद्ध के बाद भीड़ लग गई, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी लोग हैं ही हैं। आज भी दुनिया में सब अधिकतर व्यक्ति के पास एक दुख है, कोई ना कोई कोने में। उसी दुख से हम ज्यादा पीड़ित हैं। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि औरों को हंसते देखो, हंसो और सुख पाओ। अपने सुख को विस्तृत कर लो और बड़ा कर लो, सबको सुखी बनाओ। यही जीवन है, यही जीवन जीने का सार है। ठीक है, क्या क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट है छायावाद की सौंदर्य चेतना। छायावाद की सौंदर्य चेतना। छायावाद की सौंदर्य चेतना क्या है? सौंदर्य छायावाद में, तो सौंदर्य मतलब क्या होता है? सुंदरता। और हमारे लिए सुंदरता का मतलब क्या है? कि हम सुंदर कितने हैं। नहीं, आपका नहीं हो सकता, लेकिन आमतौर पे दुनिया का मतलब यही है। ये जो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स वाला मामला चल रहा है, मिस्टर इंडिया, ये सब चल रहा है ना, इसमें क्या है? इसमें सुंदरता का मतलब यही है कि तुम कितने सुंदर हो। तो गाने बनते हैं कि मैं इतनी सुंदर क्यों हूं, नहीं बनते। ये समझना पड़ेगा। अब यहां पे सौंदर्य बोध क्या है? ये कह रहे हैं सत्यम शिवम सुंदरम। क्या है इनका कोड वर्ड? सत्यम
शिवम सुंदरम। सत्य है, शिव है और सुंदर है। छायावादी कवि अद्भुत है। इनका अगर आप देखेंगे तो इनका सौंदर्य जो है सत्य है और शिव से युक्त है। कैसा है? सत्य है और शिव से युक्त है। शिव से युक्त है। शिव कौन है भाई? आप लोग को पूजा करते बताओ, शिव कौन है? अरे वो तो दुनिया जानती, शिव मतलब होता क्या है? एक स्तर है शिव। शंकर का मतलब क्या होता है? उन्हीं का नाम है शिव का ही, शंकर, जिसके पास कोई शंका नहीं बची, जो शंकाओं से ऊपर उठ गया वो है शंकर। जिसने सत्व रज और तम तीनों गुणों को मिटा दिया वो है शिव। समझो शिव पे बात हुई तो सत, यहां पे देखें हम, जो तीन गुण होते हैं कौन कौन से? कौन कौन से? एक होता है सत्व गुण। कौन होता है? सत्व। एक होता है रजस और एक होता है तमस। तीन गुण हमारे भीतर होते हैं, हम सब के अंदर यही तीन गुण है। इन्हीं तीनों गुणों से हम संचालित होते हैं। जिसके अंदर जो राजसी गुण होगा वो राजा बनने का प्रयास करेगा कि मैं राजा बनूंगा, आईएएस, उसके बाद दिखा दूंगा दुनिया को क्या दुनिया मुझे समझती है, या मैं बन जाऊंगी तब बताऊंगी क्या होता है। ये राजसी गुण है। इस दुनिया में सत्व रजस तमस या राजसी गुण भी कहते हैं, इसके लिए राजसी शब्द भी आता है, रजस या राजसी, तीन गुण हैं। एक तो सत्व गुण, जो सत्व गुण होता है उसके अंदर ये होता है शांति, प्रेम, एक दूसरे के प्रति स्नेह, एक स्थिति में रहना, सबके प्रति अच्छी भावना रखना, समता। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम है। अधिकतर संख्या इसकी है राजसी वाले। अगर तुमने हमको मारा तो हम भी तुमको मारेंगे, तुमने हमको छेड़ा हम भी तुमको छेड़ेंगे। मतलब यहाँ पे एक दूसरे को मारने पीटने, ये जो भावना है, जब मनुष्य एक दूसरे से संघर्ष करता है वो राजसी गुण। अब इससे भी नीचे वाला गुण है तामसी, तमस। इसका मतलब होता है अंधकार, कुछ पता नहीं है। जो दिन भर फैक्ट्री में काम किया, रात में पी गए पूरा, जितना पैसा सब पी गए, कुछ पता नहीं, फिर सुबह उठे फिर काम। तामसी गुण है ये। उसी में ही आप रहेंगे, उससे बाहर निकल ही नहीं सकते। पूरा ये आपको मिल तो गया मानव तन, लेकिन मानव तन का कुछ उद्देश्य ही नहीं निकल पाएगा। सारा खेल शुरू होता है सत्व गुण से। सत्व गुण के ऊपर ही है शांति। इसीलिए बुद्ध ने कहा मन की स्थितियों को हमें बदलना होगा। कुछ नहीं, हमारे मन में यही तीन गुण हैं, इन्हीं से हम चलते हैं। और ये तीनों गुणों का स्तर ऊपर नीचे घटता बढ़ता रहता है। कभी बहुत अच्छा हुआ तो सब कुछ अच्छा दिखेगा, अच्छा नहीं हो तो मन करे आग लगा दो दुनिया में। ये है गुण। और जो शंकर हैं वो इन तीनों गुणों से ऊपर है, शंकर। तो शंकर मतलब क्या है? जो शंकाओं से दूर है, शंकाओं से मुक्त है। इसीलिए जो शंकर है वो त्रिशूल धारण करते हैं। क्या धारण करते हैं? तीन शूल है और वो उससे ऊपर उठे हैं। जो त्रिशूल धारण वही कर सकता है जो इन तीनों गुणों से ऊपर है। इसीलिए शिव जो है नास्ति तत्वम गुरु पदम, नाश नहीं होता शिव का। शिव के बारे में अभी हमने वहां पे एक बार मंदिर में पूछा, किसी कुछ नहीं पता, लोग शिव पुराण पढ़ रहे हैं। शिव कौन है? जिसका कभी विनाश नहीं होगा, जो अनादि ही अनंत है और वो रहेगा। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक शिव भी रहेंगे, और जब ये दुनिया नहीं भी रहेगी तब भी शिव रहेंगे। तो शिव का मतलब ये है कि जो तीनों गुणों से अतीत है, उसको कहते हैं त्रिगुणातीत। और हर व्यक्ति दुनिया का शव है। क्या है?
और इसी में एक मात्रा बढ़ जाती है छोटी की, तो हो जाता है शिव। ये यात्रा है। इसीलिए कुछ जो महान लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि हर मनुष्य के अंदर शिव बनने की शक्ति है, लेकिन ये परेशान कर देता है, ये बनने नहीं देगा। आपका गुड़िया फालतू काम है, अभी हमारा ये सब पूजा पाठ करने का समय है, अभी तो बढ़िया समय चल रहा है। ये समय तो इसका है ही नहीं, ये तो वृद्धावस्था में करते हैं सारा काम, ये तो अभी कहाँ करते हैं। ये अब पता चला वृद्धावस्था ही नहीं आई, उससे पहले ही निकल लिए, उससे पहले ही निकल लिए, पत्ता साफ, न ये मिला न वो मिला। तो हर व्यक्ति जो है शव बन रहा है, क्योंकि हर क्षण बीत रहा है हमारा। उसमें एक ही तरीका है कि शिव के जो बनने की प्रक्रिया है वो है कि हम उसकी साधना की तरफ मुड़े, तो हम शिव की तरफ जा सकते हैं। यहां यही है छायावाद में, सत्यम शिवम सुंदरम की सौंदर्य चेतना है कि शिव है, जो कुछ सत्य है वो शिव से जुड़ा हुआ है। इस दुनिया में शिव क्या है? जो विनाश करने वाले हैं। क्या है? जो विनाश करने वाले भी हैं और सबसे भोले भी हैं। इस दुनिया का जो विनाश भी जब होता है तो शिव जब तांडव करते हैं तो विनाश हो जाता है, और जब लास्ट से करते हैं तो वो डमरू बजाते हैं तो संगीत निकल जाता है, जो संगीत भी शिव से ही निकला है। तो शिव सब कुछ करना जानते हैं, डांस भी जानते हैं और फिर जो मारना भी जानते हैं। हाँ, मतलब दोनों काम जानते हैं शिव। तुम भी जानते हो बहुत कुछ। यही हमको लग रहा है कि एक दिन तुम्हारा लेक्चर भी कराऊंगा मैं, चिंता ना करो। तुम बहुत कुछ सीख चुके हो, तुम्हें भी कराने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ समझने की जरूरत है कि सौंदर्य पक्ष यहाँ पे जो है वो इस तरीके का नहीं है जैसा आमतौर पे होता है। यहाँ ये भी कहा गया है सुख और दुख, सुख और दुख में समता का भाव। सुख और दुख में समता का भाव, ये होता नहीं। आप दुखी हो और आपको रोना ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन महान लोग ऐसे ही होते हैं कि सुख हो या दुख हो, कुछ ये पल भर के साथी है, फिर रास्ता ही रास्ता है, न हंसना है न रोना है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, ये थोड़े समय के ही साथी हैं। एक बार दुख आया तो सुख भी आएगा। छायावाद के कवियों के साथ ये है कि अगर वो दुखी भी हैं तो यहाँ ये थोड़ा संभालना मुश्किल काम है। कुछ जो लोग दुखी हैं, जब तक वो लोग एक आध घंटा रो नहीं लेंगे तब तक मानते नहीं। ये तो सामान्य लोगों की यही अवधारणा है ना। बुद्ध ने कहा मृत्यु भी आनंददायक है, मरना भी आनंद है। लेकिन अब यहाँ पे मरने कौन आनंद बता सकता है भाई? यहाँ सामान्य आदमी जैसे कोई मरता है तुरंत पहले पैर पकड़ रोएगा, आप चले गए। अरे जाना ही है उसको, वो कब रुकेगा? वो कब रुक सकता है? जब मीराबाई के पति राजा जो राणा भोजराज की मृत्यु हुई तो सास ने कहा कि अब तुम जल जाओ मीराबाई, तुम सती हो जाओ। तो मीराबाई समझदार महिला थी। मीराबाई ने कहा ऐसे पति को क्यों बरूं, जो जन्मे मर जाए, जो जन्म लेता और मर जाता है, इसके लिए मैं नहीं जलने वाली। मीरा अविनाशी बरे, सुहाग अमर कर जाए। अविनाशी कृष्ण है मेरे पति, मैं उनके लिए ही जन्म ली हूं, उन्हीं के लिए मरूंगी भी, और जब भी मरना पड़ा तो। और बाद में मीरा कृष्ण में ही विलीन हो गई, उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली। 3 ऐसे लोग हैं जिनकी डेड बॉडी नहीं मिली, कबीर, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई। इन तीनों लोगों की डेड बॉडी नहीं मिली। अब कहां तेरा तुझको सौ पता क्या लागे मेरा, कहां चली गई, यही तो बात है। हर चीज अगर तुम जान जाओगे तो यहां बैठोगे, तब तुम भी निकल लोगे कहीं। तो यहां इस बात को समझने की जरूरत है।
चलो लिखो एक दो पॉइंट, तुम लोग ज्यादा समझ गए हो, लिखो कोई बात नहीं, आनंद में है सब। छायावादी कविता में लिखो, अभी अपने आप, अभी आपका हाथ थकेगा तो खुद ही आप हंसना बंद कर देंगे। छायावादी कविता में, छायावादी कविता में सबसे महत्वपूर्ण तत्व सत्यम, शिवम और सुंदरम है। सत्यम, शिवम और सुंदरम है। यह सौंदर्य, यह सौंदर्य सत्य और शिव से युक्त है। यह सौंदर्य सत्य और शिव से युक्त है। यह सौंदर्य सत्य और शिव से युक्त है या जुड़ा हुआ है। अगला पॉइंट, छायावादी सौंदर्य चेतना, छायावादी सौंदर्य चेतना जीवन के सुखमय पक्षों के साथ साथ, छायावादी सौंदर्य चेतना जीवन के सुखमय पक्षों के साथ साथ, सुखमय पक्षों के साथ साथ सुखमय पक्षों के साथ साथ दुखमय पक्षों को भी, दुखमय पक्षों को भी सुंदर बनाती है। दुखमय पक्षों को भी सुंदर बनाती है। इनके यहाँ प्रकृति भी सुंदर है। इनके यहाँ प्रकृति, नेचर, इनके यहाँ प्रकृति भी सुंदर है, मानव भी सुंदर है, महिला भी सुंदर है। इनके यहाँ प्रकृति भी सुंदर है, मानव भी सुंदर है, महिला भी सुंदर है, और हमारे हृदय में उठने वाली भावनाएं भी सुंदर है। और हमारे हृदय में उठने वाली भावनाएं भी सुंदर हैं। अगला पॉइंट, इनके यहाँ की सौंदर्य चेतना, इनके यहाँ की सौंदर्य चेतना, इनके यहाँ की सौंदर्य चेतना रीति काल, इनके यहाँ की सौंदर्य की चेतना रीति काल के, रीति काल के सौंदर्य से अलग है। इनके यहाँ की सौंदर्य चेतना रीति काल के सौंदर्य से अलग है। जहां केवल नारी के शरीर के सौंदर्य को ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था, जहां नारी के शरीर के सौंदर्य को ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था, शरीर के सौंदर्य को ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। इसका मतलब समझ में आया? जो रीतिकाल की कविता है वहां पर केवल एक महिला और पुरुष के बीच में प्रेम का मतलब है देह मूलक प्रेम, और यहां पर वो प्रेम नहीं है उस तरीके का। यहां पर हमने आपको बताया कि यहां पर एक महिला और एक पुरुष के बीच में केवल प्रेम का मतलब एक जो आकर्षण ही नहीं है,
वो हृदय के पक्ष की भी बात है। ये आमतौर पे प्रेम जो संभव नहीं है, आमतौर पे ऐसा प्रेम होता भी कम है, लेकिन अगर हो गया तो फिर आदमी फिर उसमें आगे पीछे नहीं कर पाता, क्योंकि आज तो समय ही बदल चुका है, तो प्रेम की परिभाषा ही बदल चुकी है। यहां पर प्रेम जो है वो रीतिकालीन प्रेम से अलग है, और एक महिला को जो लेकर दृष्टिकोण रीतिकाल में था, उसके अतिरिक्त यहां दूसरा दृष्टिकोण है। यहां महिला को देह मूलक नहीं माना गया है, या केवल उसकी देह से प्रेम नहीं है, यहां उसके मन से भी प्रेम है, और उसको पवित्रता की कसौटी पर भी रखा गया है कि वो पवित्र है। प्रेम कोई ऐसा नहीं है कि आपने जो राह चलते प्रेम हो गया, और जो भी राह चलते प्रेम होता है वो प्रेम बड़े खतरनाक हुए आज तक। राह चलते प्रेम जब भी किसी ने किया है या जो भी होता है, इतना खतरनाक प्रेम होता है, उसका कोई मतलब नहीं। आप किसी को जानते नहीं, राह चलते कैसे प्रेम हो सकता है? नहीं लगता है तो सही अनुभव किए हो। यहाँ अति उत्साही कार्यकर्ता है, हमको लक्ष्मण की अभी जरूरत नहीं है, बात समझो। राष्ट्रीय आंदोलन में लक्ष्मण की जरूरत अभी हमको नहीं है। तो लोग बीच बीच में बोल बोल के पूछो। इतने अच्छे थे, लेकिन इनकी बात कौन सुनने, इनकी कोई बात ही तो नहीं सुनने दे रहा। ये तो बोल रहे हैं, इनको तो छिप के बोलना पड़ रहा है जो कुछ भी कह रहे हैं। अभी भी है, आज भी है ऐसा। देखो पानी चढ़ गया। ये ये प्रश्न जो अभी आपने उठाया कि नहीं ऐसा कैसे है, इसके पीछे का कारण यही है कि हमेशा समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रूढ़िवादी विचारधारा, आज भी है। आज जाके हरियाणा में बोलिए कुछ, आपको पता चल जाएगा मामला क्या है। खाप पंचायत आपको गायब कर देगी। मामला है ना भाई। आज आप जितने भी समाज हैं उन समाजों में चले जाइए भारत में, अगर यहाँ पे बस चले तो आदमी अपनी जात की टोपी लगा के आए। ये तो बस नहीं चल रहा है, हर आदमी अपनी अपनी जात की टोपी भी लगा के साथ में चले। ये महाभोज में लिखा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, उपन्यास महाभोज में लिखा है कि अपनी अपनी जात की टोपियां लगा के भी लोग चल सकते हैं। भाई अपनी अपनी जात की टोपियां लगाना तो अपने आप में ही हो गया ना कि आप अपनी जात की टोपियां लगाना चाहते हैं। जब तक समाज से जाति व्यवस्था नहीं जाएगी तब तक रूढ़ियां नहीं समाप्त होंगी, और रूढ़ियों को समाप्त करना है तो पहले जाति, और अभी जाति जानने वाली नहीं। मतलब जाति व्यवस्था ऐसी है कि वो जाति ही नहीं है, जाति व्यवस्था ऐसी है जो जाति नहीं। क्योंकि जाति से हम बहुत प्रेम करते हैं, हर व्यक्ति अपनी जाति से प्रेम करता है। तो यहाँ ये भी समझना पड़ेगा कि आपने ये देखा कि एक ऐसा सौंदर्य है यहाँ पर जो हमारे आत्मा से जुड़ा हुआ है। अगला पॉइंट बनाओ। छायावादी छायावादी कवि पूरे संसार में सौंदर्य को देखते हैं। छायावादी कवि पूरे संसार में सौंदर्य को देखते हैं, और सबसे ऊपर मानव सौंदर्य को स्थापित करते हैं, और सबसे ऊपर मानव सौंदर्य को स्थापित करते हैं। मानव सौंदर्य को स्थापित करते हैं। उदाहरण के लिए इन पंक्तियों को देख सकते हैं।
उदाहरण के लिए इन पंक्तियों को देख सकते हैं। सुंदर है सुमन, सुंदर है सुमन, विहग सुंदर, सुंदर है सुमन, सुंदर है सुमन, विहग सुंदर, सुंदर है सुमन, फिर क्या है, विहग सुंदर। विहग मतलब क्या होता है, सुंदर है सुमन, और विहग मतलब होता है पक्षी, पक्षी। सुंदर, जो सुंदर है, हाँ ये क्या है, ये जो सुमन है, सुमन, इसका मतलब क्या है, पुष्प। हाँ ये है विहग, विहग, विहग। सुंदर है सुमन, विहग सुंदर, है ना। मानो तुम सबसे सुंदरतम, मानो तुम सबसे सुंदर, सुंदरतम, सुंदरतम, मानो तुम सबसे सुंदरतम। सुंदर है सुमन, विहग सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। इसका मतलब क्या है, यहां मानो को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। हाँ, इसका विहग मतलब होता है पक्षी। तो फूल सुंदर हैं, फिर पक्षी सुंदर है, और जो मानव है वो सबसे सुंदर है। सारा खेल जो है सुंदरता चल रहा है। अगला पॉइंट लिखिए। छायावादी कवि, छायावादी कवि महिलाओं को लेकर एक अच्छी भावना रखते हैं, अच्छी भावना को रखते हैं, जिसके कारण उनके प्रति श्रद्धा पैदा होती है, जिनके कारण उनके प्रति श्रद्धा पैदा होती है। और यहां सौंदर्य, और यहां सौंदर्य केवल, इनके यहां सौंदर्य केवल जो दिखाने का साधन नहीं है, इनके यहां सौंदर्य केवल दिखाने का साधन नहीं है, बल्कि आंतरिक है, बल्कि आंतरिक है। इसका मतलब कोई बताए तो मैं समझूं। यहाँ लोग जब भी मेकअप करते हैं तो उसके पीछे का मतलब ये होता है कोई देख ले। आप इसका मतलब समझिए, मनोविज्ञान मेकअप का क्या है कि चाहे महिला करे या पुरुष करे, वो मेकअप जब भी करेगा तो वो ये चाहेगा कि मेकअप कोई और भी देखे। क्यों? क्योंकि हमको उसी तरीके से बताया गया है। लेकिन सुंदरता का मतलब क्या है कि आंतरिक स्तर पे आप कितने सुंदर हैं। अगर चलिए बाहर से सुंदर है ठीक बात, लेकिन अंदर से सुंदर नहीं, अंदर से उतने ही काले, तन के सुंदर मन के काले, तन के सुंदर और मन के काले। लोग होते हैं ऐसे भी जो तन से बहुत सुंदर है, लेकिन मन से आप बात कर ले थोड़े समय तो आपको पता चल जाएगा भाई थोड़ी देर में निकल लो यहां से। तुम लोग भी अली बाबा के खलीफा हो, तुम लोग को भी अली बाबा 40 चोर अगर मैं कभी सीरियल बनाऊंगा तुम सबको वहां ले जाऊंगा।
तुम इस बात को समझो, जो मैं बताऊं उसमें हाँ नहीं करना है, सुन लेना है। ये तो कोई इतने लोग हैं, अगर यहाँ ज्यादा लोग होते तब उसी में ही हो जाता है। तुमको चुप करा देते वहीं, तो चार आदमी उसमें होते पीछे, तुमको चुप करा देते, चुप रहो। समझिए, थोड़ा फायदा अगर अगर मिल रहा है तो अत्यधिक फायदा मत उठाइए, ये तो काम गड़बड़ हो जाता है, फिर आदमी बेताल हो जाता है, उल्टा लटक जाता है। तो यहाँ हमने आपको बताया कि इनके यहाँ का सौंदर्य जो है वो रीतिकाल के सौंदर्य से अलग है, और खासतौर से महिलाओं को लेकर। ये ऐसे लोग हैं जो महिलाओं को लेकर एक अच्छी भावना रखते हैं, जहाँ श्रद्धा ज़्यादा है और यहाँ संकोच है, शर्म है, एक अपने भीतर से ही आता है कि नहीं ये काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो कविताएं कैसी हैं, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, तो मौन बने रहते हो क्यों। हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, तुम मौन बने रहते हो क्यों। एक उदाहरण लिख सकते हैं, नहीं लिख दीजिए, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, हे लाज भरे, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने, मौन बने रहते हो क्यों। हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों, मौन बने रहते हो क्यों। क्योंकि सौंदर्य के साथ ये है मौन। अगर सौंदर्य पे कोई बहुत ज्यादा बोल दे, कोई बहुत सुनो बहुत ज्यादा बोल दे, अपने आप ही आपका दिमाग उड़ जाएगा, आप उम्मीद बहुत ज्यादा कर लेंगे। जब व्यक्ति एक शब्द बोलता है उससे ही उसका आकलन हो जाता है कि आप कितने पानी में। आप नदी में जब उतरेंगे तो पैर रखेंगे, उसके बाद ही पता चल जाएगा कि आगे कितनी गहराई बढ़ती जाएगी। सारा खेल है कि आपने कितना अध्ययन किया है और आपको कितना पता है। यहां ये छायावादी कवि ऊपरी स्तर पे कविता लिख ही नहीं रहे हैं, ये लिख रहे हैं हृदय की गहराइयों से। अब यहाँ लोग सोच रहे होंगे कि हृदय की गहराई किस चिड़िया का नाम है, हम मुस्कुरा रहे हैं। अरे भाई, हृदय की गहराई का मतलब है जब अपने भीतर आप उतरेंगे। यहाँ तो आप आंख ही नहीं बंद कर सकते 2 मिनट, आंख बंद करना हो आपकी आंख ही नहीं बंद होगी, कुछ दिखने लग जाएगा आपको। अब ये लोग आंख बंद करके ही लिख रहे हैं, ये इनकी बात है। इसके अलावा अगला पॉइंट बनाइए। छायावादी कवि छायावादी कवि इस बात में विश्वास करते हैं, इस बात में विश्वास करते हैं कि महिला के तन की सुंदरता, महिला के तन की सुंदरता, तन की सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण, तन की सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण मन की सुंदरता है। तन की सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण मन की सुंदरता है। मन की सुंदरता है, उसका मतलब तन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मन का खेल है सारा। अगला पॉइंट, छायावादी कवि प्रकृति की सुंदरता को बहुत बेहतर रूप में महसूस करते हैं। छायावादी कवि
प्रकृति की सुंदरता को बहुत बेहतर रूप में महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए जयशंकर प्रसाद की इन पंक्तियों को देख सकते हैं, इन पंक्तियों को देख सकते हैं। प्रकृति के यौवन, प्रकृति के यौवन, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, करेंगे न कभी, करेंगे न कभी बासी फूल। क्या लाइन है! जयशंकर प्रसाद, कामायनी। जो नेचर अपना श्रृंगार करता है ना जब, तो वहां पर रोज नए फूल आते हैं। पुराने फूल उसी दिन रात में गिरते हैं, नए फूल आते हैं, तभी श्रृंगार नेचर अपना खुद का करता है। और हम भगवान का जो श्रृंगार करते हैं, जो फूल चढ़ाते हैं, वो बासी फूल होते हैं। नहीं समझे? नहीं समझे? यहां ये कह रहे हैं कि जो प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, जो ये हमारा नेचर है, इसका श्रृंगार कभी भी उन फूलों से नहीं होगा जो बासी फूल है। इनका श्रृंगार नित्य, जो प्रतिदिन नेचर खुद अपने आप करता है, किसी की जरूरत नहीं। नए पुष्प आते हैं, वो नेचर फिर हरा भरा हो जाता है। तो प्रकृति की जो श्रृंगार को अगर आप देखें तो उससे ही आपको समझना पड़ेगा कि नेचर अपने आप को खुद ही सुंदर बनाता है। ये अद्भुत है। और यहां आप देखेंगे कि एक तरह से नेचर को लेकर बहुत गहरा लगाव इनका है। कबीर का एक बहुत अच्छा है कि जब माली फूल तोड़ने जाता है तो फूल तोड़ता है, तो जब फूल टूटता है तो कलियों से कहता है कि कल तेरा नंबर है, आज हम टूट रहे हैं, कल तू टूटेगी। तो कलियों की जो पुकार होती है कि भाई ऐसा मत कहो, अभी हमें टूटना नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति को एक दिन टूटना पड़ता है, अपनी शाखों से, अपने आप से। ये आपका भी नहीं है जिसमें आप बैठे हैं अभी शरीर में, ये भी आपका छूटेगा। यही तो दर्शन के, यही तो गूढ़ प्रश्न है, जिससे पूरा भारत का नहीं, पूरे विश्व का दर्शन इसी पे। पुष्प, मिट्टी, हर चीज मिट्टी है ना, इसीलिए लोग कहते हैं हर चीज मिट्टी है, सोना मिट्टी है, ये मिट्टी है, वो मिट्टी है। यहां समझना पड़ेगा कि जब ये बात हो रही है तो ये कहा जा रहा है कि नेचर जो है सबसे सुंदर है और अद्भुत है। इसीलिए जब हम बहुत ज्यादा गहराई से नेचर के पास पहुंचते हैं, पहाड़ी पे पहुंचे, किसी बहुत ज्यादा ऐसे जंगल में पहुंच जाए, फिर हमें महसूस होता है कि एक अजीब सूनापन है वहां। उस सूनेपन में ही सब कुछ है। क्योंकि बुद्ध, महावीर, नानक, चैतन्य सब वही उसी सूनेपन से ही निकल के आए। क्योंकि पहले आपको सूनापन देखना पड़ेगा, फिर आप दुनिया को कुछ बता पाएंगे। यहां वही है। जो जयशंकर प्रसाद भी बहुत अद्भुत व्यक्ति है, बहुत ज्यादा फिलॉसफी उनको पता है। अभी उनका दर्शन आपको बताऊंगा तो आपको समझ, इतने महान व्यक्ति कोई रचना नहीं कर पाएगा। रचना करने के लिए समझ चाहिए। कालजयी रचनाएं हैं इनकी। ये जो समय बीत जाएगा फिर भी वो रचना आप जब पढ़ेंगे तब अच्छा लगेगा। तो कालजयी, जिसका अपने जो समय पर विजय हो। इसके अलावा और क्या करते हैं इनके यहां? सौंदर्य चेतना में आपको दिखाई देगी कि जो प्रकृति का मानवीकरण कर देते हैं। क्या करते हैं प्रकृति का? इसके पहले ही बता रखा है, प्रकृति का मानवीयकरण करना। वही कौन सा?
हाँ, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी धीरे धीरे। मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी, एक लाइन और भी उसमें, परी सी धीरे धीरे धीरे। तो कैसी है जो संध्या सुंदरी? परी के समान है। हम लोग छोटे थे तब कहानी सुनते थे कि एक जो परी आएगी, उसके सफेद पंख होंगे। ये कल्पना है कवि की कि मेघ में, क्योंकि मेघ भी सफेद है, तो जब उतरेगी परी तो वो भी सफेद होगी। सारी कल्पनाएं ही तो हैं, ठीक है। और यहां पर इस तरीके से आपने देखा कि छायावाद में किस तरीके की सौंदर्य चेतना है। क्या क्लियर है? अगर ये छोटी टिप्पणी आ जाए तो इसमें एक प्रश्न लिखो। ये निराला जी का है, तो वही लिख दो, उदाहरण लिख दो। मेघमय आसमान से लिख दो। मेघमय, मेघमय आसमान से, मेघमय आसमान से उतर रही, मेघमय आसमान से उतर रही है, उतर रही है कौन? संध्या सुंदरी परी सी। संध्या सुंदरी, संध्या सुंदरी परी सी। कैसी? परी सी। फिर क्या है? धीरे धीरे धीरे, 3 बार धीरे। हम्म हम्म क्वेश्चन लिखो। छायावादी, या ऐसे लिखिए, छायावाद में, छायावादी कविताओं में, छायावादी कविताओं में हमें सौंदर्य चेतना का, छायावादी कविताओं में हमें सौंदर्य चेतना का किस प्रकार का रूप, छायावादी कविताओं में हमें सौंदर्य चेतना का किस प्रकार का रूप दिखाई देता है? टिप्पणी करें। अगला प्रश्न, ये लिखिए 150। दूसरा प्रश्न, क्या छायावादी कविताओं को, दूसरा प्रश्न, क्या छायावादी कविताओं को राष्ट्रीय चेतना से युक्त माना जा सकता है? क्या छायावादी कविताओं को राष्ट्रीय चेतना से युक्त माना जा सकता है? राष्ट्रीय चेतना से युक्त माना जा सकता है? स्पष्ट करें, स्पष्ट करें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम लोग बात करेंगे छायावादी दर्शन पर, और छायावादी दर्शन को करने के बाद हम लोग देखेंगे कि जो जयशंकर प्रसाद का दर्शन क्या है, निराला जी का दर्शन क्या है, पंत जी का दर्शन क्या है, और महादेवी का दर्शन क्या है। क्या होता है दर्शन? क्या होता है दर्शन? दर्शन क्या होता है? किसी चीज को विशेष नजरिए से देखने का तरीका ही दर्शन कहलाता है। दर्शन बना है दृश्य धातु से, जिसका मतलब होता है दृश्य। क्या होता है? दृश्य। दर्शन हमें यह बताता है कि आप कैसे बने हैं। लोग कहते हैं आपके जीवन का दर्शन क्या है? तो जीवन का दर्शन बनता है हमारी विचारधारा से, हमारे मूल्यों से, हमारी परंपराओं से। हमें जो विचारधारा मिली वही हमारा जीवन दर्शन होता है। जैसे कबीर का दर्शन कैसे बना? तो नाथ परंपरा में वो जाते थे,
वो रामानंद जी से मिलते थे, तो जितने लोगों से मिले, उनसे मिलने के बाद जो उनकी विचारधारा आई वो होगा कबीर का दर्शन। यह है दर्शन। तो कल हम लोग बात करेंगे दर्शन पे, और इस पे ही आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी जो फिलॉसफी की। हिंदी साहित्य में सब पढ़ना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा दर्शन ही पढ़ना पड़ेगा, अस्तित्ववाद, फिर मरने जीने की मुक्ति की बात, तो मरने के बाद क्या होगा, और अगर जिए तो कैसे जिए। तो जीने के कई तरीके हैं ना, एक तो मर मर के जीना और एक अच्छे तरीके से जीना। तो मर मर के जीता वही है जिसको बहुत ज़्यादा पता नहीं होता, तो ये मर मर के जीता है। जिसको पता होगा वो सही तरीके से जिएगा, क्योंकि कोई भी किसी के लिए एक समय तक ही जो वैलिड है, उसके बाद कोई किसी के साथ नहीं है, सब अकेले है ना। तो दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है और खो जाए तो सोना है। अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम, हर बात का रोना तो बेकार का रोना है। हर बात का रोना तो बेकार का रोना है, और यहां पर हर व्यक्ति बेकार का ही रोना रो रहा है। चाहे वो जो गम हो या खुशी, कुछ पल के साथी हैं। गम हो या खुशी कुछ पल के साथी हैं। फिर हंसना है न रोना है, केवल चलना ही चलना है। न हंसना है न रोना है, आगे जाके न हंस पाएंगे न रो पाएंगे। रास्ता ही रास्ता है और चलना ही चलना है। यही है दुनिया किसे कहते हैं। यही है दुनिया का मामला, है कि दुनिया में जो मिल जाता है वो भी कम लगता है, और जो नहीं मिलता उसके लिए हम रोते हैं। वो मिल जाए तो फिर कुछ और रोएंगे, लेकिन रोएंगे जरूर। आईएएस बनने के बाद भी लोग रो रहे हैं, क्योंकि वहां ये है कि जो चाहते थे वो वाला कैडर नहीं मिला। फिर जो चाह रहे थे वो वाला जो पति नहीं मिला या पत्नी नहीं मिली, फिर वहां पर भी कुछ नए संबंधों का रोना है। तो रोना तो कभी बंद नहीं होने वाला है, इसलिए रोते रहिए और चलते रहिए। चलिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद।